अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप बखैर व आफ़ियत से होंगे। जेके टॉपर्स एकेडमी में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो उर्दू गज़ल पर होगा, यानी उर्दू गज़ल किसे कहते हैं, साथ साथ में इसके लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है। ठीक है, इस्तिलाही माना क्या है और इसके साथ साथ तारीख यानी कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसका पस मंज़र और साथ साथ में इर्तिका, कैसे इस सिनफ ने हमारे अदब में, यानी कि उर्दू अदब में कैसे इसने अपने इर्तिकाई मनाजिल तय किए, यानी कि कैसे इसकी डेवलपमेंट हुई। यहाँ तक समझ में आया तो हम आगे बढ़ेंगे और साथ साथ में फ़िक्री व फ़नी इबाद क्या है इसके, यानी कि कौन से पैरामीटर्स, कौन से टेक्निक्स को एक शायर को, एक तख्लीक़कार को अपने जहन में रखने होते हैं या मलहूज़ नज़र रखने होते हैं, तब जाके वो एक गज़ल को तख्लीक़ कर सकता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे गज़ल के लुग़वी और इस्तिलाही माना में क्या फ़र्क है। लेकिन गज़ल का लुग़वी और इस्तिलाही माना समझने से पहले हम लुग़वी और इस्तिलाही में फ़र्क समझेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है, हम इसमें फ़र्क समझेंगे। तो बात यह है कि लुग़वी माना में हकीकी माना होता है, लफ्ज़ का हकीकी माना। ठीक है, किसका? लफ्ज़ का हकीकी माना, यानी ये डिक्शनरी माना होता है। यहां तक समझ में आया, डिक्शनरी माना। और इस्तिलाही माना की बात की जाए, ये कोई इल्म फ़न से ताल्लुक़ रखने वाला कोई ग्रुप होता है। वो क्या करते हैं, वो इस लुग़वी लफ्ज़ के बजाय, यानी कि इसके माने के बजाय, वो किसी और लफ्ज़ पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं, किसी और माना पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं, और वो लफ्ज़ जो है उस मख़सूस दायरे में क्या होता है, राइज होता है। समझ आई बात यहाँ तक? यानी कि उसका फिर चलन आम हो जाता है उस ग्रुप में। ठीक है, तो ये थी लुग़वी और इस्तिलाही माना में फ़र्क, यानी कि ये डिक्शनरी माना होता है और लफ्ज़ के हकीकी माने होते हैं। इस्तिलाही माना क्या होते हैं, ये जब कोई इल्म फ़न बैठ के, यानी कि ये इत्तिफ़ाक़ करते हैं कि नहीं जी हम लुग़वी माने के बजाय इसके ये माने रखते हैं, और फिर वो उस दायरे में राइज होता है, तो हम समझते हैं कि हाँ भाई अब इसके ये माने हैं। तो यहाँ पे हम किसके इस्तिलाही और लुग़वी माने समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा मौजू ही गज़ल पर है, इसलिए गज़ल के लुग़वी और इस्तिलाही माने किसे क्या है, इसमें क्या फ़र्क है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए गज़ल के लुग़वी माने पर नज़र डालते हैं। गज़ल के लुग़वी माने पर नज़र डालते हैं। गज़ल के लुग़वी माने हैं औरतों से बातें करना या उनके हुस्न जमाल का जिक्र करना। क्या समझे कि गज़ल के लुग़वी माने ही औरतों से बातें करना है, यानी कि औरतों से कलाम करना, औरतों से गुफ्तगू करना। लेकिन साथ साथ में अरबी लुगत में शम्स कैस राज़ी क्या कहते हैं, शम्स कैस राज़ी वो क्या कहते हैं कि ये एक अरबी लुगतदान है, ये क्या कहते हैं कि अरबी में हिरन को गज़ाल कहते हैं। क्या कहते हैं? गज़ाल। और ये गज़ाल एक आवाज़ निकालती है, और ये आवाज़ जो है ये कब निकालती है, जब इसका शिकारी ताक़ुब करता है, यानी कि पीछा करता है। कौन? शिकारी। क्या करते हैं? ताक़ुब करते हैं। समझने की कोशिश करें, ताक़ुब। ठीक है, ताक़ुब यानी कि पीछा, किसकी गर्ज से? ताकि मैं इसका शिकार करूं। लेकिन इस दौरान क्या होता है, ये एक खूबसूरत आवाज़ निकालती है, जिसे क्या कहते हैं? गज़ाल कहते हैं। और इस आवाज़ में क्या होता है? दर्द होता है।
क्योंकि ये किस तरीके से निकलती है, यहाँ पे ये लिखते ही है कि अरबी लुगत में हिरन की उस चीख को भी कहते हैं जो शिकारी के खौफ से निकलती है। जाहिर है ये जब खौफ से निकलेगी तो इसमें क्या पोशीदा होगा, दर्द होगा। यहाँ तक समझ में आई बात। ये गज़ल के लुग़वी माने है। क्या है लुग़वी माने? औरतों से बातें करना या इनके हुस्न जमाल का जिक्र करना, और साथ साथ में शम्स कैस राज़ी अपनी लुगत में क्या कहते हैं कि हिरन की उस चीख को भी कहते हैं जो शिकारी के खौफ से निकलती है। और ये कैसे निकलती है? जब इसका शिकारी पीछा करता है। जाहिर है ये शिकारी कोई इंसान भी हो सकता है, ठीक है, और ये कभी कभार कोई जानवर भी होता है जैसे कि शेर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इस्तिलाही माना किसे कहते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पे ये दरअसल लेफ्ट टू राइट आया है, तो मैं इसको काटता हूँ, मैं इरेज करता हूँ, इसको अपने तरीके से समझाऊंगा मैं आपको कि इस्तिलाही माना किसे कहते हैं। गज़ल के लुग़वी माने आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इस्तिलाही माना पे फोकस करते हैं। शायरी की वो सिनफ जिसके हर अशआर का मजमून अलग अलग होता है। शायरी की वो सिनफ जिसके हर अशआर का मजमून अलग अलग होता है, मजमून अलग अलग होता है। यहाँ तक समझे आप, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि शायरी इस्तिलाही माना में इसे क्या कहते हैं, शायरी की वो सिनफ जिसके हर अशार का मजमून अलग अलग होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना होता है, ये तमाम अशार जो है एक ही बहर, रदीफ और काफिये में होते हैं, काफिये में होते हैं, ठीक है। एक ही पैरामीटर, रदीफ, काफिया, ये हम आगे अगली वाली स्लाइड में समझेंगे कि रदीफ किसे कहते हैं, काफिया किसे कहते हैं। अब तक मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने ये समझा होगा कि गज़ल के लुग़वी माने क्या है, गज़ल के इस्तिलाही माने क्या है। लुग़वी माने है औरतों से बातें करना या उनके हुस्न जमाल का जिक्र करना। इस्तिलाही में ये वो सिनफ है जिसके हर अशआर का मजमून अलग अलग होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब गज़ल की फ़नी साख्त क्या है, यानी कि किन पैरामीटर्स को किन पैरामीटर्स का एक शायर को ख़ास ख्याल रखना होता है, तब जाके वो एक गज़ल तख्लीक करता है। यानी कि किन अज्जा का ख्याल रखना होता है कि गज़ल को मैं कैसे लिखूं, यानी कि ये तय है, ठीक है। यहाँ पे गज़ल का जो आगाज़ है वो मतले के साथ होता है, मतला। अब ये मतला क्या होता है? मतला गज़ल का पहला शेर होता है, ठीक है। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। यानी कि अब इसमें और बाकी अशार में क्या फ़र्क है जो गज़ल में होते हैं? इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, और यही वो शेर होता है जिससे गज़ल का आगाज़ होता है, जिससे गज़ल का आगाज़ होता है। यानी कि क्या होता है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। इसमें और बाकी अशार में क्या फ़र्क है? दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं। काफिया और रदीफ को हम यहाँ अलग से तफसील से समझेंगे कि क्या काफिया क्या कहलाता है, रदीफ क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे आप बस इतना ख्याल रखें, इतना याद रखें, इतना समझने की कोशिश करें कि गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं, और इसमें क्या होता है, इसके दोनों मिसरों में ये दोनों, इसके जो दोनों मिसरे होते हैं ये हम काफिया होते हैं और हम रदीफ होते हैं, और ये गज़ल का आगाज़ होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। काफिया, अभी यहाँ पे जिक्र आया था काफिया का। अब ये यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि काफिया किसे कहते हैं।
काफिया हम वजन और हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। काफिया हम वजन और हम आवाज अल्फाज को कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक शेर लेता हूं, मीर तकी मीर का एक शेर है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सिराब की सी है। मिसाल के तौर पर यह मीर तकी मीर का एक शेर है। हम इस शेर के जरिए, इस शेर की मदद से काफिया को समझने की कोशिश करेंगे, रदीफ को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। यहां हमने बात की थी कि रदीफ में क्या होता है, हम वजन और हम आवाज अल्फाज। तो जाहिर है हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। हुबाब और शराब क्या है, ये काफिया है, यानी कि ये हम आवाज अल्फाज है, ये हम आवाज अल्फाज है। तो इससे क्या समझा, काफिया क्या होता है, ये हम आवाज और हम वजन अल्फाज होते हैं, और साथ साथ में ये काफिया हमेशा रदीफ से पहले होता है, रदीफ से पहले होता है। रदीफ यहाँ पे हम समझेंगे, लेकिन अब आपको समझ में आया होगा कि इसके दोनों मिसरों में काफिया होता है, मतलब में दोनों मिसरों में काफिया होता है। और ये काफिया क्या होता है, ये हम आवाज और हम वजन अल्फाज होते हैं, जिस तरह से इस शेर में हमने देखा, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश सिराब की सी है। ये और ये क्या है, यानी कि हुबाब और हुबाब और शराब, हुबाब और शराब, ये क्या है, ये काफिया है, ये काफिया है। समझ में आया यहां तक? अब हम आगे बढ़ेंगे रदीफ पर। रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं? दूसरे मिसरे के आखिर में या तो दोहराया जाता है या बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, या तो ये दूसरे मिसरे के आखिर में दोहराया जाता है या बार बार दोहराया जाता है। जैसे कि मैंने यहां पे कहा था मतलब में कि दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी कि रदीफ क्या होता है, रदीफ आप सिंपल सादा अल्फाज में, सादा जबान में इस तरह याद रखिए कि काफिया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाजों का मजमुआ या अल्फाज। ठीक है, काफिया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, रदीफ कहते हैं। और यहां पे समझिए कीसी है, कीसी है, ये रदीफ है, ये रदीफ है इस शेर के, इस गजल के। समझ में आई बात? अभी तक हमने इस स्लाइड में क्या समझा, मतला किसे कहते हैं, गजल के पहले शेर को, काफिया हम आवाज और हम वजन अल्फाज, रदीफ दूसरे मिसरे के आखिर में या बार बार दोहराए जाने वाले अल्फाज, या सिंपल में आप समझिए काफिया के बाद दोहराए जाने वाले अल्फाज। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पे मिसाल दी कि हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? तो अब हम समझने की, अब हमें मक्ता समझना है। मक्ता किसे कहते हैं, मक्ता किसे कहते हैं? मक्ता, मक्ता गजल का आखिरी शेर होता है। मक्ता गजल का आखिरी शेर होता है, यानी इस शेर में क्या होता है कि एक शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जैसे कि एक शेर है गालिब की गजल का, मक्ता में पेश कर रहा हूं, गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद है,
روئے زار زار کیوں کیا کی، روئے زار زار، روئے زار زار، روئے زار زار، روئے زار زار کیا کیجئے، ہائے ہائے کیوں۔ اس غزل میں، یہ غالب کی غزل کا آخری شعر ہے اور یہ مقطع ہے، کیونکہ غالب نے اس میں اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام لیا ہے غالب، خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہے، روئے زار زار کیا کیجئے، ہائے ہائے کیوں۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہاں پہ غالب کے اوپر ایک علامت جیسی لگی ہے، یہ عام طور پر شاعر اپنے تخلص کے اوپر استعمال کرتے ہیں اور اسے علامت بد کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسے علامت بد کہتے ہیں، وہ علامت جو شاعر اپنے نام کے اوپر یعنی تخلص کے اوپر استعمال کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے علامت بد کہتے ہیں۔ اور بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کا سب سے بہترین شعر، یعنی کہ منتخب اشعار میں سے افضل، غزل میں جتنی بھی اشعار ہو اس میں جو سب سے زیادہ بہترین یعنی کہ خوبصورت شعر ہوتا ہے اسے بیت الغزل کہتے ہیں۔ اب غزل کے آغاز و ارتقاء پر انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں بات کریں گے، انشاءاللہ پارٹ 2 میں بات کریں گے کہ اردو غزل کا تاریخی ارتقاء کیا رہا ہے اور کیسے دکن سے دہلی غزل آئی اور کیسے پھر اس شمالی ہند میں کیسے اس غزل کو ارتقاء ملی، کیسے اس غزل کو مختلف شعراء نے فروغ بخشا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے والے سیشن میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔